जय हिंद। ऑडियो बुक्स IND पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं के NCERT भूगोल हमारी दुनिया में परिवहन चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। शबनम आज विद्यालय कुछ देर से पहुंची। जब वह वर्ग में पहुंची तो शिक्षक पढ़ा रहे थे। वह वर्ग में पीछे बैठ गई। शिक्षक कह रहे थे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक व्यक्ति या वस्तुओं को पहुंचाना लाना परिवहन कहलाता है। यह सड़क मार्ग, रेल मार्ग, हवाई मार्ग, जल मार्ग से होता है। यह विभिन्न प्रकार के वाहनों से संभव हो पाता है। रेल यात्रा समाप्त करके स्टेशन से बाहर निकलने पर हम पाते हैं कि गंतव्य तक पहुंचने के लिए रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टमटम, कारें, जीप, बस इत्यादि मिलती है। ये सभी वाहनें हमें सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में मदद करती है। ये सभी भूमि पर चलते हैं, इसलिए स्थलीय परिवहन के साधन हैं। वहीं दूसरे ओर हवाई जहाज आसमान में उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक दूरी तय करती है, इसलिए उन्हें हवाई साधन कहते हैं। नावें, स्टीमर, जहाज़ें पानी में चलकर गंतव्य तक पहुंचती है, इसलिए उन्हें जल परिवहन के साधन कहते हैं। शिक्षक ने जब परिवहन और उसके प्रकार एवं साधनों के बारे में ये बातें कहते हुए कक्षा के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल की ओर इशारा किया, तब सभी बच्चों ने एक स्वर में कहा, यह सड़क परिवहन का साधन है। शाबाश, यह कहते हुए शिक्षक ने श्यामपट्ट पर लिखा, परिवहन। परिवहन को 3 भागों में बांटा गया है, स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन। स्थल परिवहन को 3 भागों में बांटा गया है, सड़क परिवहन, रेल परिवहन, पाइपलाइन परिवहन। जल परिवहन को 2 भागों में बांटा गया है, आंतरिक परिवहन, अंतर्राष्ट्रीय परिवहन। सड़क परिवहन लिखने के बाद शिक्षक ने कहना शुरू किया, सड़कें परिवहन का एक मुख्य साधन है। हम स्कूल जाने, प्रखंड जाने, जिला मुख्यालय जाने में सड़क या रेल मार्ग का उपयोग करते हैं। अपने देश की सड़कों को उसकी उपयोगिता और क्षमता के आधार पर विभिन्न प्रकारों में बांटा गया है। इसी आधार पर उसकी देखरेख की जाती है। ये सड़कें कौन कौन सी है? परवेज ने पूछा। देखो बच्चे, देश की अनेक सड़कें स्वर्गीय चतुर्भुज राजमार्ग के नाम से जानी जाती है। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई को आपस में 6 लेन वाली सड़क से जोड़ने वाला यह मार्ग देश में द्रुत गति से सामान को ढोने और लाने ले जाने की सुविधा प्रदान करती है। इसके अंतर्गत उत्तर से दक्षिण की सड़क श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ती है, जबकि दूसरी सड़क असम के सिलचर से पश्चिम के पोरबंदर को जोड़ती है। इस सड़क का निर्माण और देखरेख भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI करती है। एक्सप्रेसवे। 1974 में भारत में एक्सप्रेसवे नामक सड़क की शुरुआत की गई। यह 6 लेनों वाली सड़क है, जिस पर प्रवेश नियंत्रित तरीके से होता है। यह सड़क के बीच में 7 मीटर चौड़ा विभाजक होता है। इसकी विशेषता यह है कि एक्सप्रेसवे पर दोनों ओर तार का घेरा होता है, ताकि पैदल मनुष्य या पशु सड़क पर ना आ जाए। इस पर 2 पहिया 3 पहिया ट्रैक्टर का परिचालन पूर्णतः प्रतिबंधित होता है। ऐसे सड़कों पर निश्चित दूरी पर शौचालय, पेट्रोल पंप, प्राथमिक उपचार, टेलीफोन, होटल तथा खराब गाड़ियों को हटाने के लिए क्रेन इत्यादि सुविधा रहती है। एक्सप्रेसवे के दोनों ओर वृक्ष लगाने भी जरूरी होते हैं। कम समय में निर्बाध यात्रा को सुनिश्चित करने की गारंटी इस सड़क पर होती है। पूरे भारत में लगभग 600 किलोमीटर एक्सप्रेसवे हैं। मुंबई पुणे 6 लेनों वाला 98 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे देश का पहला ऐसा मार्ग है, जबकि सबसे छोटा पश्चिम बंगाल में कोना एक्सप्रेसवे है, जो मात्र 8 किलोमीटर लंबा है। देश में अभी 15 एक्सप्रेसवे हैं, जबकि 14 निर्माणाधीन है। देश का सबसे बड़ा गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में बन रहा है, जिसकी लंबाई 1000 किलोमीटर है। ये सड़कें भारत में उच्च स्तरीय मानक सड़कें मानी जाती है। पहली प्रकार की सड़कें राष्ट्रीय राजमार्ग कहलाती हैं। एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ने वाले ऐसा मार्ग देश के चारों ओर फैले हैं। इस मार्ग की देखरेख केंद्रीय लोकानिर्माण विभाग करता है। दिल्ली से कोलकाता तक को जोड़ने वाला यह मार्ग संख्या 2 के नाम से जाना जाता है।
इसे ग्रैंड ट्रंक रोड या शेरशाह सूरी मार्ग भी कहा जाता है। इन राजमार्गों को सुविधा और रूट के हिसाब से संख्या आवंटन किए गए हैं। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 7 है, जो 2369 किलोमीटर लंबा है। यह बनारसी को कन्याकुमारी से जोड़ती है, जबकि सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 47 पांडुचेरी में है, जिसकी कुल लंबाई मात्र 10 किलोमीटर है। सभी बच्चे ध्यान से सुन रहे थे। शिक्षक ने भारत के मानचित्र का आलेख खींचा और NH2, NH7, NH47 की स्थिति रेखा खींचकर स्पष्ट कर दी। शिक्षक ने पूछा, क्या आप बता सकते हैं NH2 बिहार में कहाँ कहाँ से जाता है? कुछ देर चुप्पी के बाद संतोषी बोली, सर, दक्षिण बिहार में कैमूर से रोहतास, औरंगाबाद, गया होते हुए यह झारखंड की सीमा में प्रवेश करती है। बहुत खूब। शिक्षक ने संतोषी की ओर देखकर स्वीकृति में सिर हिलाया। दूसरी सड़क राजमार्ग है, जो जिला मुख्यालय को राज्य की राजधानी से जोड़ती है। राज्यों के अंतर्गत आने वाली इन सड़कों की देखरेख का काम राज्य लोक निर्माण विभाग PWD करती है। तीसरी प्रकार की सड़कें जिला मार्ग कहलाती है, जो जिले से उसके प्रखंडों को जोड़ती है। इन सड़कों की देखरेख जिला परिषद के अंतर्गत होता है। चौथी सड़क गांव से प्रखंड या मुख्यालय को जोड़ती है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत इन सड़कों के विकास को विशेष प्रोत्साहन दिया गया है। सर, पांचवी प्रकार की सड़क कौन है? बल्लू ने संशय से पूछा। हाँ, है ना। देश के सीमांत क्षेत्रों और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में सामरिक महत्व की सड़कें हैं, जिसे हम सड़क संगठन BRO बॉर्डर रोड बनाती है और देखरेख करती है। सीमांत सड़कें कहलाती है। गंगटोक से नथुल्ला दर्रा तक सड़क निर्माण या BRO ही कर रही है। इस प्रोजेक्ट को स्वास्तिक नाम दिया गया है। शिक्षक के उत्तर से बल्लू का संशय छट गया। रेल परिवहन। बच्चों, रेल परिवहन यात्रियों एवं माल ढुलाई का प्रमुख साधन है। यह देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र प्रतिष्ठान है, जिसमें लगभग 16 लाख कर्मचारी काम करते हैं। देश में रेलवे को प्रशासनिक सुविधा के लिए 16 मंडलों में बांटा गया है, जिस पर रेलवे बोर्ड नियंत्रण रखता है। बिहार के हाजीपुर में पूर्व मध्य रेल का मंडल कार्यालय अवस्थित है। विक्रमशिला, लक्ष्मी, मगध, श्रमजीवी, सीमांचल, अर्चना, महाबोधि एक्सप्रेस, जननायक एक्सप्रेस बिहार से खुलने वाली महत्वपूर्ण ट्रेनें हैं। आजकल तो युवा एक्सप्रेस, संपर्क क्रांति, राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों से ज़्यादा दूरगामी दुरंतो एक्सप्रेस हो गई है, जो देश को एक कोना से दूसरे कोना तक जोड़ती है। झारखंड से कोयला, लोहा, बॉक्साइट जैसे भारी खनिजों, असम से पेट्रोलियम पदार्थ तथा पंजाब हरियाणा से अनाजों का परिवहन रेलवे ही सस्ता और सुगम बनाती है। पेलेस अनाज हिल्स, हिमालयन क्वीव, डेक्कन ओडिसी जैसी ट्रेनें पर्यटन को बढ़ावा देते हुए विदेशी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। रेलवे समय समय पर देश के अंदर अनेक तीर्थ स्थानों को जोड़ने वाली ट्रेन भी चलाता है। आप लोगों में से कितने ने रेल की सवारी की है? शिक्षक ने बीच में पूछा। सभी बच्चे ने हाथ उठा दिए। बहुत अच्छे। पहली रेलगाड़ी कब चली? सब चुप। 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने लगभग 34 किलोमीटर की दूरी तय की गई, शिक्षक ने बताया। पाइपलाइन परिवहन। आइए अब मैं आपको पाइपलाइन परिवहन के बारे में बताता हूँ। क्या आपने कभी पाइपलाइन देखी है या सवारी की है? उन्होंने प्रश्न पूछा। सभी बच्चे चुप। सबने नहीं में सिर हिलाया। शिक्षक मुस्कुरा उठे, बोले, बच्चों, हम में से कोई भी इस परिवहन का उपयोग नहीं करता। वस्तुतः यह जमीन के अंदर बिछाई गई पाइपलाइन होती है, जिसकी मदद से पेट्रोलियम पदार्थ, जल एवं गैस आदि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाई जाती है। बिहार में बरौनी, उत्तर प्रदेश में मथुरा, हरियाणा में पानीपत में स्थापित तेल शोधक कारखानों में पेट्रोलियम पदार्थ की आपूर्ति ऐसे ही पाइपलाइनों के जरिए होती है।
सर, क्या ये पाइपलाइनें बिछानी सस्ती होती है? राजू, इन पाइपलाइनों को बिछाने में प्रारंभिक खर्च तो बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन इसके रख रखाव में कम दिक्कत होती है। इस परिवहन में बाधाएं भी कम आती है और समय भी कम लगता है। साथ ही परिवहन में सामग्री का नुकसान भी कम होता है, इसलिए धीरे धीरे परिवहन का यह मार्ग सस्ता होता जाता है। जल परिवहन। अच्छा, क्या आप में से कोई जल परिवहन के बारे में बता सकता है? ज्ञान प्रकाश ने हाथ ऊपर किए। ठीक है, आप पूरी कक्षा को जल परिवहन के बारे में बताइए, शिक्षक ने आग्रहपूर्ण स्वर में कहा। ज्ञान प्रकाश कहने लगा, जल परिवहन भी दो प्रकार के होते हैं। पहला आंतरिक जल परिवहन और दूसरा समुद्री जल परिवहन। आंतरिक जल परिवहन देश के अंदर नदियों के जल में जहाज़ों का परिचालन किया जाता है और यात्री व माल की ढुलाई की जाती है। देश के अंदर लगभग 15,000 किलोमीटर नौ संचालन जलमार्ग है। भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल के हल्दिया से इलाहाबाद तक गंगा नदी में, सदिया से धुबरी ब्रह्मपुत्र नदी में, दक्षिण भारत में केरल के तटीय नहर कोट्टापुरम से कोल्लम को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। गोदावरी, कृष्णा, सुंदरवन आदि महत्वपूर्ण आंतरिक जलमार्ग है। मैंने पटना में भी गंगा नदी में मालवाहक जहाज देखा है। पूर्वी पटना में गंगा तट पर राजेंद्र प्रसाद अंतर्देशीय जल परिवहन टर्मिनल है। ज्ञान प्रकाश की बातों से शिक्षक बहुत प्रसन्न हुए। पूरी कक्षा ने ताली बजाई। ज्ञान प्रकाश ने आगे कहा, समुद्री जल परिवहन भारत की लगभग 7,500 किलोमीटर लंबी समुद्र तट बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के साथ लगी हुई है। इन समुद्र तटों पर 12 प्रमुख बड़े बंदरगाह और कई छोटे और मंझले पत्तन हैं, जिनसे अंतर्राष्ट्रीय परिवहन सुलभ होता है। गुजरात के कच्छ में कांडला पत्तन, जुआरिया पत्तन है। वहीं तूतीकोरिन, जुनाव सेवा, पारादीप, विशाखापट्टनम, हल्दिया, चेन्नई, मंगलोर, मामरगांव इत्यादि प्रमुख बंदरगाह है। मुंबई खुला हुआ बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। मुंबई के इस बंदरगाह में अधिक जहाज के आवागमन के कारण ही इसके निकट एक दूसरा बंदरगाह विकसित किया गया है, जिसे जवाहर नेहरू पत्तन के नाम से जाना जाता है। गोवा स्थित मामरगांव बंदरगाह से देश के कुल निर्यात का आधा लोह-अयस्क निर्यात किया जाता है। सुदूर दक्षिण पश्चिम में कोच्चि पत्तन है। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम पत्तन चेन्नई में है। कोलकाता के खदिरपुर स्थित डॉक में मलेशिया से भारी मात्रा में लकड़ियों का आयात किया जाता है। इतना कहकर ज्ञान प्रकाश चुप हो गए। शिक्षक ने पीठ थपथपाई। सबने पुनः ताली बजाई। इसी बीच आसमान में उड़ते हुए हवाई जहाज के शोर ने सबका ध्यान खींच लिया। प्रिया बोली, सर, हवाई जहाज तो वायु परिवहन का हिस्सा है ना? बिल्कुल, हेलीकॉप्टर, जेट ये सभी वायु परिवहन के अंतर्गत ही आते हैं। परिवहन के साधनों में ये सबसे दुर्गति के साधन हैं। यद्यपि यह महंगा है, फिर भी दुर्गम क्षेत्रों में भी आसानी से और आरामदायक ढंग से पहुंचा जा सकता है। पहले वायु परिवहन विशिष्ट लोगों के हाथ में था, लेकिन 1953 में सरकार ने वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कर दिया। शुरुआत में एयर इंडिया की हवाई यात्राएं देश से विदेशों तक जुड़ी थी और इंडियन एयरलाइंस घरेलू एवं पड़ोसी देशों से जुड़ी हुई विमान सेवा थी। पवन हंस हेलीकॉप्टर सेवाएं इससे दुर्गम क्षेत्रों में हवाई यात्रा उपलब्ध कराती थी, लेकिन आजकल हवाई सेवाएं निजी कंपनियों द्वारा भी चलाई जा रही है, जो घरेलू और पड़ोसी देशों के लिए भी उपलब्ध है। किंगफिशर, डेक्कन, जेट, इंडिगो इत्यादि प्राइवेट एजेंसियां हैं। देश में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई, अमृतसर, गया इत्यादि शहरों से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें उपलब्ध है। इन्हीं बातों में हवाई जहाज आसमान से ओझल हो चुका था। सभी बच्चे हवाई जहाज के सुखद दूरगामी उड़ान की कल्पना में खो गए। छुट्टी की घंटी बज चुकी थी। बच्चों की तंद्रा टूटी। सभी ने शिक्षक को धन्यवाद दिया। कुछ एक बच्चे ने साइकिल निकाली, कुछ एक पैदल सड़क पर चल पड़े। शिक्षक ने भी मोटरसाइकिल स्टार्ट की। सभी अपने अपने परिवहन के साधनों के साथ सड़क मार्ग पर चल दिए। तुरंत मोहन को नदी पार जाना था। उसने नदी किनारे पहुंचकर नाव खोल दी और बीच मझधार में पहुंच गया। आप बताइए, आप घर पहुंचने के लिए किन साधनों का इस्तेमाल करेंगे?
धन्यवाद। इस चैनल पे NCERT क्लास 6 से 12th तक का सभी विषय का ऑडियो बुक अवेलेबल है तथा सभी भारतीय साहित्य एवं प्रसिद्ध विदेशी साहित्य का अनुवाद सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।